भूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे पाठशाला में पढ़ाई 2027 कांग्रेस की लड़ाई। उत्तराखंड कांग्रेस के शीर्ष नेताओं बार दिल्ली में हुई बैठक में मिशन 2027 को लेकर मंथन हुआ। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस किस चेहरे को लेकर आगे बढ़ेगी, इस पर विचार भी किया गया। राहुल गांधी के पिछले दिनों बुजुर्ग नेताओं को लेकर दिए गए बयानों के बाद से कांग्रेस में हलचल तेज। राहुल ने ऐसे नेताओं की जगह नए और युवा चेहरों को तरजीह देने की बात की है, जिसके बाद प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं इस बात को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर केंद्रीय नेतृत्व अब किस भरोसा जताएगा। उत्तराखंड में कांग्रेस पूर्व सीएम हरीश रावत के इर्द गिर्द घूम रही है। हरीश रावत पिछले चुनावों को हारते आए हैं और आपको बता दें कि आलाकमान ने आपसी भीतरघात पर भी उत्तराखंड के नेताओं को बचने को कहा। आपको बता दें अब तक प्रदेश कांग्रेस में हार का कारण भीतरघात ही माना गया है, जिसमें कांग्रेस अब भागों में बटी दिखाई दे रही है। एक तरफ दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व की बैठकें चल रही हैं, तो वहीं दूसरी कांग्रेस के नेताओं अपनी ही पार्टी के नेताओं को लेकर जुबानी जंग। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर निशाना साधा है। हरक सिंह रावत ने हरीश रावत चुनाव न लड़ने की हिदायत दी है। हरक सिंह का मानना है कि 2022 में भी हरीश रावत चुनाव न लड़े होते तो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार होती। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी हरक पर जुबानी प्रहार किया है। हरीश रावत का है कि आज बीजेपी सत्ता में है तो उन्हें हर दिन हरक सिंहाय नमः कहना चाहिए। अगर हरक सिंह न होते तो बीजेपी सत्ता में कभी नहीं आती। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व की पाठशाला में एकजुटता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो वहीं जुबानी जंग पर सत्ता पक्ष भाजपा कांग्रेस की 2027 की तैयारी का दावा कर कटाक्ष कर रही है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। इसकी वजह कांग्रेस में कुछ नेता हरीश रावत को ही मानते हैं। अभी आरोप खुलकर सामने आए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर निशाना साधा। हरक सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत ने चुनाव न लड़ने और राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी, लेकिन राजनीति करने वाले व्यक्ति का भरोसा करना मुश्किल है। रावत ने कहा कि 2009 से पहले हरीश रावत ने चुनाव न लड़ने और गंगा के पास कसम खाई थी, लेकिन क्या हुआ, चुनाव लड़े। अच्छा है 2022 में भी हरीश रावत अगर चुनाव न लड़े तो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार होती। देखो 22 में हरीश भाई अगर चुनाव नहीं लड़ते तो हम लाल कुआं भी जीत जाते, हमें रामनगर भी जीत जाते, सड़ भी जाते, 3 सीटें हमारी बढ़ जाती ना, तो 20 और 3 23 ये हो जाती, बीजेपी 3 सीटें ये कर जाती। और फिर हरीश भाई जो है फिर केवल हरीश भाई का 2022 के चुनाव में लाल कुआं और हरिद्वार अपनी बेटी के क्षेत्र को छोड़कर, जरा आप मुझे बताओ तो चुनाव नॉमिनेशन जिस दिन नॉमिनेशन से लेकर और चुनाव की तिथि तक कितने क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में काम प्रचार के लिए गए? शायद 1-2 विधानसभा के अलावा नहीं गए। ये मेरे तेरे चक्कर मत पड़ो, जो जीतने लायक है उसको टिकट दो। और होना भी यही चाहिए। मैं आज होता हूं, ये जब हम सोते कोई मेरे तेरे नहीं होता, या अपने बच्चे तो अपने होते नहीं, अपने परिवार के लोग तो अपने होते नहीं, तो राजनीति में है कोई मेरा तेरा? अब पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरक सिंह रावत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने ना कह दिया होता तो 2022 में उन्हें कांग्रेस में प्रवेश नहीं मिलता। गोदियाल जी का भरपूर आग्रह था, जिसका मैंने सम्मान रखा। क्या 2016 की बगावत के घाव हरीश रावत भूल गए हैं? तो उन्होंने साफ कहा कि वक्त बड़े से बड़ा घाव भर देता है, व्यक्ति पुत्र के हत्यारे को माफ कर देता है। 2016 में लोकतंत्र की हत्या हुई थी, उत्तराखंडियत की भी हत्या हुई थी, लेकिन उस घाव को मैंने सीने से लगाया और उसको पीने के लिए भी तैयार हूँ। हरक सिंह से आग्रह है कि वह कहीं भी अपना हुनर दिखाएं। केदारनाथ में भी जैसी उनसे उपेक्षा थी पूरा नहीं कर पाए। ये सब बातें हैं, उन्हें यह समझना होगा, हमारे दर्द को भी समझना होगा। आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो 2016 की बगावत की वजह से पूरी प्रोसेस डिरेल हो गई। बीजेपी के लिए अवसर बना और आज बीजेपी सत्ता में है।
तो उन्हें हर दिन हरक सिंहाय नमः कहना चाहिए। अगर हरक सिंह ना होती तो बीजेपी सत्ता में कभी नहीं आती। देखिए, बड़े बड़े घाव भर जाते हैं। व्यक्ति पुत्र के हत्यारे को अपने दिल में घाव रखता है, लेकिन पीड़ा को पी लेता है। लोकतंत्र की हत्या हुई थी 2016 में, और उत्तराखंडियत की भी हत्या हुई थी। तो लेकिन मैं उस घाव को अपने सीने में रख करके पीने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने कहा ना कि भाई, हरक सिंह जी से एक अपेक्षा थी मेरी कि वो कहीं तो, अब केदारनाथ में भी जितने के हम जो उम्मीद कर रहे थे, संसाधन जुटाने की आदि की, वो सब चीज़ें नहीं कर पाए। कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश हुई और पूरी प्रोसेस डिरेल हो गई और भाजपा को अवसर मिल गया। भाजपा के लिए अवसर बना उससे। यदि भाजपा आज उत्तराखंड में सत्ता में है तो उसके लिए भाजपा को हमेशा से हरक सिंहाय नमः कहना चाहिए। एक तरफ दिल्ली में चल रही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की केंद्रीय बैठक में तमाम कांग्रेस के नेताओं की पाठशाला जारी है, तो वहीं सत्ता पक्ष से लेकर अन्य विपक्षी दल भी कांग्रेस के भीतर घात पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। सत्ताधारी दल भाजपा का तो ये कहना है कि जब भीतर घात और जुबानी जंग ही कांग्रेस अपनों का नहीं सुलझा पा रही है, तो क्या 2027 की तैयारी कांग्रेस कर पाएगी? अन्य दल भी आपसी लड़ाई कर कांग्रेस के अंदरूनी कलह से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस अपने नेता और पार्टी का बचाव करती नजर आ रही है। जो शीर्ष नेतृत्व है वो अभिभावक की भूमिका में है, और किसी भी अभिभावक का काम होता है कि सीधी राह दिखाना, दिशा देना, और वो उन्होंने बखूबी किया। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उस लोकतंत्र का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र या अभिव्यक्ति की आजादी में अति उत्साह में ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए जिससे कार्यकर्ता का मनोबल गिरे या जिससे पार्टी को नुकसान हो। हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम संतुलित बयान दें और अपनी पार्टी को 2027 में प्रदेश में पुनर्स्थापित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएं। ये हरीश रावत जी की और हरक सिंह रावत की झींगा मस्ती है, वो अपने उनके संगठन का मामला है, और मुझे लगता नहीं है कि अब कांग्रेस का कोई तो उत्तराखंड के अंदर बचा है। उनके भ्रष्टाचार के जो कारनामे थे, चाहे हरीश रावत जी के हों, चाहे हरक सिंह रावत के हों, उन तमाम जनता के सामने हैं। और मुझे ये लगता है कि अब इन बूढ़े बैलों की आवश्यकता नहीं है, और नए युवा जो क्रांतिकारी हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी महिलाएं हैं, और युवाओं का ये प्रदेश है, और युवाओं को सोच के साथ में नई लीडरशिप को उभारना होगा। और क्षेत्रीय दलों के आधार पर अगर यदि हम बात करें तो इस पार्टी को अगर उत्तराखंड के परिवेश में देखेंगे तो हम अपने घर से इसे सुधारने का करेंगे। के अंदर सूत न कपास और लट्ठम लट्ठा चल रही है, और जिस तरीके से दो बड़े नेता कांग्रेस के उत्तराखंड के अंदर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और 2016 का जो है उसको एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी बार बार एक संदेश देने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अंदर 3 प्रकार के घोड़े होते हैं, रेस के घोड़े, बारात के घोड़े या लंगड़े घोड़े। और वो लंगड़े घोड़ों का जो उन्होंने उदाहरण दिया 70 से प्लस या 60 प्लस जो बुजुर्ग कांग्रेस के अंदर नेता है उनके लिए दिया, और उनको कहा उन्होंने साफ संदेश देकर के कि आप सक्रिय राजनीति से खुद ही दूर हो जाए वरना हमें सफाया करना। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के भी संदेश को अगर उत्तराखंड के वो दिग्गज नहीं मान रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की दुर्गति इस वक्त किस प्रकार के लोगों के बीच में काम कर विकास कर रही है, लोगों को जो है योजना देने का काम करिए, घर घर तक उस योजना को पहुंचाने का काम करिए, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। मुझे लगता है कि 2027 में एक बार फिर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करेगी, पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर भरोसा करेगी, नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्यों के ऊपर भरोसा करेगी। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस का चिंतन मंथन जारी है। तमाम प्रदेश के कांग्रेसी नेता 2027 तैयारी को लेकर भाजपा से लड़ने की रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में आपसी भीतरघात और जुबानी जंग भी जारी है। एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जमीनी मुद्दों को उठाकर भाजपा को घेरने की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन धरातल पर कांग्रेस के कई गुट अलग नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा क्या 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी ही लड़ाई को सुलझा पाएगी या फिर 2027 में भी कांग्रेस के हाथ खाली के खाली नजर आएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। नवीन प्रशाली साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, सूरज सिंह नेगी कांग्रेस, योगेश योगी हमारे साथ में है यूकेडी की ओर से, और पीसी थपलियाल है वरिष्ठ नेता उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा, अरुण शर्मा जी हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारी इस चर्चा में। शुरुआत आज हम कांग्रेस के साथ में करना चाहेंगे। सूरज सिंह नेगी जी हैं। सूरज जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि कांग्रेस को जो हार का या कमजोरी जो हुई कांग्रेस की, वो खुद कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है। जो अंतर कलह से कांग्रेस जूझ रही है, यही वजह है कि बीजेपी मजबूती पर पकड़ती गई और सत्ता में आती गई और कांग्रेस साल दर साल पीछे होती गई, और ये समस्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाईकमान से भी लगातार पाठ पढ़ाया जाता है कि उसको दूर किया जाए, अलग अलग जो गुट है इनको खत्म किया जाए। कई मंचों पर एक साथ लाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन सारे प्रयत्न फेल हो जाते हैं जब कुछ बयान सामने आ जाते हैं आपकी अपनी पार्टी के नेताओं के, या अभी अगर ताज़ा की हम बात कर ले, हमने रिपोर्ट में देखा है हरीश रावत और हरक सिंह रावत को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? आखिर कब कांग्रेस खुद के बारे में सोचेगी, कब संरक्षण होंगे? देखिए गरिमा जी, कांग्रेस खुद के बारे में सोचे ना सोचे, प्रदेश की जनता के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। लेकिन वो असंभव है ना, वो असंभव है। कांग्रेस सत्ता में ना रहते हुए कुछ कर पाएगी? मैं सिर्फ जोड़ रही हूँ, मैं जानती हूँ आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन ये मेरा अपना भी सवाल है कि आखिर कांग्रेस क्या सत्ता से रहकर कुछ कर पाएगी? देखिए, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनता के लड़ाई है, उसको सत्ता में हो या विपक्ष में रहकर हो, कांग्रेस पूरी निष्ठा के साथ में उसको निभाने का काम कर रही है। आप देखिए कि हरिद्वार में भूमि का घोटाला हो या महिलाओं पर अत्याचार के मामले हों, तमाम जो कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति है, प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का आलम है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती रही है और आगे भविष्य में भी करती रहेगी। जहां तक कांग्रेस की गुटबाजी का प्रश्न है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। हाँ, जो कांग्रेस आंतरिक लोकतंत्र है, उसके तहत हमारे वरिष्ठ नेता कुछ बयान दे देते हैं जो मैं समझता हूं कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और जो हमारा आंतरिक लोकतंत्र है, उसकी भी कुछ मर्यादा होनी चाहिए। और बेहतर हो कि हमारे वरिष्ठ नेता आपस में जो है जो सुझाव मीडिया के माध्यम से देते हैं या सार्वजनिक तौर पर देते हैं, वो सुझाव अगर एक दूसरे को आपस में मिल बैठ कर दे दे, तो वो मैं समझता हूं कि एक छोटे कार्यकर्ता के नाते मेरा सुझाव है कि वो बेहतर होता है। परंतु जो जहां तक बातें हैं, पिछली बातें जो हुई, जो घटनाक्रम हुए, उस पर केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। पार्टी संगठन को चाहिए कि चिंतन और मनन पर करे कि हम लोग कहां पर जो है फेलियर साबित हुए हैं, कौन सी वो बातें थी, कौन से वो क्रम थे, जो क्योंकि अतीत से हमको सबक लेकर के भविष्य का निर्माण करना है। उत्तराखंड की जनमानस की जो आकांक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं कांग्रेस से, उनको पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर एकजुट होकर के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और उस पर फिर जो है अमल करके हम 2027 में जो जनता की आकांक्षा अपेक्षा है कांग्रेस से, निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है उनको पूरा करते हुए और जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस प्रदेश में 2027 में सरकार बनाएगी। देखिए, आपने कहा कि लोकतंत्र है, आप इसे लोकतंत्र का नाम दे दीजिए या आप कुछ भी कह लीजिए, मुझे लगता है ये लोकतंत्र नहीं, इसे अनुशासनहीन ज़्यादा कहना ठीक होगा, क्योंकि कोई भी लोकतंत्र किसी भी पार्टी का ये नहीं कहता कि पार्टी की छवि को धूमिल किया जाए। और वो ये बात मुझे लगता है कांग्रेस की बात हो रही है। देखिए गरिमा जी, ठीक है, कितना लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र में कितनी बात रखनी है, क्या रखना है, ये इस पर जो है हमारे हाईकमान को निर्णय लेना है, और हमारे हाईकमान को एक लक्ष्मण रेखा जो है इस पर खींचनी है कि कितना हम जो है लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र जो है, कितनी हम पार्टी के नेताओं को छूट दें। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। नवीन प्रशाली साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब बीजेपी ने भी इस पर कटाक्ष कर दिया है, हरक सिंह और हरीश रावत के बीच
आज शुरू हुआ और उन्होंने तो ये भी कह दिया हरीश रावत ने कि बीजेपी को शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्हीं की वजह से सरकार है। देखिए गरिमा जी, बिल्कुल मैं ये तो नहीं कि हरीश रावत जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से है, नंबर एक। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि कांग्रेस जनता की चिंता कर रही, ये कर रही। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस को इस प्रदेश की जनता की चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही कांग्रेस के पास इतनी दम है कि वो प्रदेश की जनता की चिंता कर सके। कांग्रेस अपनी चिंता करे, अपना जो सीट फुटेबल है वो काफी अच्छा रहेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं जो जिस लोकतंत्र का नाम लेकर आंतरिक लोकतंत्र की बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, नेगी जी, आदरणीय नेगी, वो लोकतंत्र आज चौराहे पर उसके चिथड़े उड़ गए हैं। एक नेता दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, दूसरे तीसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। जो सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस के अंदर काफी जितने नेता हैं, 4 नेता हैं, तो एक दल के अंदर 4 दल है। तो कांग्रेस एक दलदल बन चुका है, जहां पर जो जा रहा है वही गले गले तक डूब रहा है। तो उसकी सफाई के लिए बहुत समय लग सकता है और उसकी सफाई कैसे हो कांग्रेस की समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि केंद्र में भी वही स्थिति है और राज्य में भी वही स्थिति है। तो अब जो बोझ बन चुके, जो नेता स्वयं अपने बोझ बन चुके हैं, वो अपना बोझ जनता को देना चाहते हैं। जनता प्रबुद्ध जनता है उत्तराखंड की। जनता ऐसे नेताओं की बोझ को उठाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रखती है, ना वो चाहती है कि इनका बोझ उठाया जाए। जनता को सेवा चाहिए। जो दल उनकी सेवा कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा कर रही है, तो वो लगातार जनता को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अब भीगी रुई की जो बोरी है, वो कांग्रेस रूपी जो दल है, वो एक भीगी हुई रुई की बोरी हो चुकी है, जो पानी इतना भर चुका कि उठा भी नहीं सकते और वो रुई किसी काम भी नहीं आ सकती। तो वो नेता जो बन चुके हैं, उनके जाल मकर जाल में आज कांग्रेस फंस चुकी है और उससे बाहर आना कांग्रेस के बूते की बात नहीं है। इसलिए 2027 दूर है, 2047 तक भी कांग्रेस का उत्तराखंड से दूर दूर का नाता नहीं रहेगा। उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के साये से भी परहेज करने लग गई है। ये हो गया कांग्रेस का हाल। जी गरिमा जी। थपलियाल साहब हैं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की ओर से, वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत थपलियाल जी आपका। थपलियाल जी क्या चाहेंगे? कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है, अलग अलग बार अलग अलग कारणों से जुड़े हमने चर्चाएं भी की हैं। कांग्रेस को लगातार दूसरे दल के लोग तो कहते हैं, चर्चाओं में ये भी निकलकर सामने आता है कि अगर कांग्रेस पहले तो अपने नेताओं पर अंकुश लगा लेना, अगर बयानबाजियों पर अंकुश लगा ले, तो शायद एक मजबूत विपक्ष, क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है उत्तराखंड में, हम चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष हो, लोकतंत्र हो, लेकिन कांग्रेस खुद के हित के बारे में तो बात ही नहीं करती। ऐसे कैसे एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो पाएगा? आप सत्ता पक्ष को मजबूती देते जा रहे हैं और खुद के बारे में सोच ही नहीं रहे। देखो, अगर जिस तरह से आज की राजनीति उत्तराखंड में चल रही है, उसको अगर जो लोग अंदर से देख रहे हैं तो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आज जो भाजपा बड़ी मजबूती से सरकार चला रही है, तो उसमें आधे से ज्यादा जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो कांग्रेस के हैं। और कांग्रेस के नेता सुबोध उनियाल से लेकर रेखा आर्य सब जानते हैं कि किस तरह से इन लोगों की भूते थोड़ी पहचान बनी, नहीं तो इनकी जमात में पूरे कमजोर नेताओं की एक बड़ी फेहरिस्त थी, जो उत्तराखंड की राजनीति को कोई दिशा नहीं दे पा रही थी। जब तक जनरल खंडूरी थे, जनरल खंडूरी एक ऐसे ईमानदार नेता थे जो माफियाओं के इशारों पे नहीं चलते थे, तो उनको कुर्सी से बाहर फेंककर फिर माफिया प्रस्त राजनीति ने पूरा पावर ले ली। और के लिए जो वो तो संयुक्त है, वो उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति को भी संचालित करता है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को भी संचालित करता है। और जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि उत्तराखंड को 25 साल में कोई भी बड़ा कद का नेता नहीं मिला है, और इसका जीता जागता उदाहरण अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता का ये कहना कि हमारे को संयम बरतना चाहिए, यानी जब यहां से नसीहत उनको देने लग गए हो हम लोग, तो समझ लेना वो नेता कद के नेता नहीं, वो बौने हो चुके हैं, बौने। और ऐसे बौने हो चुके हैं जो इस राज्य की जनता के आगे हंसी के पात्र है। हंसी के पात्र तब हरीश रावत बना था जब वो रिकॉर्ड में आया था कि जब तुम मैं आंख इधर फीट कर लूंगा, जो चाहो कर लो। उस समय पूरी जनता ने देखा कि हमारा ये नेता कैसे बोल रहा है, जो अपने को उत्तराखंड आंदोलन का सिपाही कहता है। दूसरी ओर
हरक सिंह साहब, हरक सिंह की बहू भाजपा में, हरक सिंह कभी इधर कभी उधर। हरक सिंह तो ऐसे नौछमी नारायण है असली में। अगर दूसरा नौछमी नारायण पैदा हुआ है उनके बाद, नरेंद्र तिवारी जी के बाद, तो हरक सिंह रावत एक ऐसे व्यक्ति है जो कहीं भी किसी चीज में भी वो खप जाते हैं। और उस व्यक्ति का ये कहना कि ऐसा होता तो हरीश दादा ऐसा करता, चुनाव नहीं लड़ता, ये सब एक बच्चों की लड़ाई है। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि 42 साल के बाद मिला हुआ ये राज्य ऐसे नेताओं के हाथ में पड़ गया है, जो नेता ऐसे बौने हैं, जो अपने परिवारों के लिए काम कर रहे हैं, अपने 3-3 मैडम रखी हुई है उनके लिए काम सब देख रहे हैं हम खुली आंखों से, और हम कुछ नहीं कर पा रहे इन लोगों का, क्योंकि ये परमानेंट ठेकेदार बन चुके हैं राजनीति के। और ऐसे ठेकेदार बन चुके हैं कि जो एक खासे एक युवा नेता जो वहां पे काम कर रहा था लखनऊ विधानसभा में कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, रघुवीर सिंह रावत बिश्ती को, उसको के अपनी बहू को वहां पे लड़ा देते हैं। तो ऐसी पार्टी किस तरह से उत्तराखंड की देव तुल्यता का विश्वास हासिल करेगी? और वो विवश है इस माफियों से द्वारा संचालित जो कर रहे हैं, शराब में किस तरह से दोनों संयुक्त रूप से काम करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण मैंने अपनी आंखों से देखा, जब अच्छे खासे सीधे साधे कांग्रेस नेता के यहाँ शराब के बूथे, शराब माफियों द्वारा पैसा पहुंचाया गया कि भाई 5वें साल भी हम ऐसे ही लेंगे, हम बिना किसी के, बिना किसी उसके, वैसे ही दुकानें चल रही हैं शराब की, जिस तरह से खनन चल रहा है, जिस तरह से उत्तराखंड का राजस्व इन नेताओं के जेब में और माफियों के जेब में जा रहा है, ये इस राज्य का दुर्भाग्य है। इसीलिए युवाओं ने लड़ाई सड़कों पर लड़ना शुरू किया, और बेरोजगारी की लड़ाई आपने देखा कर दिया इस भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ पे 2 गिरा बेच रही थी, तब जाके एक स्वाभिमान मोर्चा का एक ऐसा सेना गठित हुआ है जो इन लोगों को नंगा, जनता के आगे नंगा, इनका जो असली रूप है उस राष्ट्रपति रूप को बेनकाब करने का हमने संकल्प लिया है। और सभी तमाम जो तीसरी फोर्सेज है उनको एकजुट करने का भी हमने, बिकॉज हम ठीक है थपलाल लौटेंगे आपके पास में। ठीक है थपलाल साहब, ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं, फिर योगी जी के पास चलेंगे। अरुण जी बहुत स्वागत आपका। अरुण जी, कांग्रेस 27 के दंगल की तैयारी कर रही है, लेकिन क्या वाकई कांग्रेस तैयार है? क्योंकि बहुत बेसिक जो अलग अलग मुद्दों को लेकर कई बार चर्चाएं हुई, तो यही निकल कर आता है कि भाई कांग्रेस अगर खुद को मजबूत करना चाहती तो पहले आप अपने अंदर के अलग अलग गुटों को खत्म करिए। बड़े बड़े नाम आप उंगलियों पर यूं गिना देंगे कांग्रेस में गुटों के, बहुत स्वाभाविक। एक आम बच्चा जो राजनीति की कोई समझ रखता है वो भी ये बात जान जाता है, अगर थोड़ी बहुत भी जिसने पढ़ाई भी पढ़ ली वो भी ये जान जाता है कि कांग्रेस में ये गुट उत्तराखंड में है। तो ये आला कमान की ओर से सिर्फ पाठ पढ़ाने से क्या स्थिति सुधर जाएगी? गरिमा देखिए, अब कांग्रेस के अंदर जो घुन लग गया है उसको साफ करना कांग्रेस आला कमान के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है और कोई छुपी हुई बात भी नहीं है कि 17 के चुनाव में अगर विधायक भाजपा में शामिल ना होते तो शायद भाजपा के लिए जीत की राह मुश्किल हो जाती, क्योंकि 16 में जो हरीश रावत की सरकार में विद्रोह हुआ उसने निश्चित तौर पर भाजपा को संजीवनी दी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं एनेस्थीसिया दे दिया, बेहोशी की दवाई दे दी। और वही बेहोशी की दवाई से कांग्रेस उबर नहीं पाई। और आप ये लगाइए 17 से 22 तक भाजपा का राज चला, इसके बावजूद कि भाजपा ने 3 मंत्री बदले। अगर आपको याद हो 4 साल त्रिवेंद्र जी रहे, उसके बाद 6 महीने तीरथ रहे और उसके बाद लगभग 6 महीने के आसपास धामी भी रहे। और कांग्रेस अपने को सुधार नहीं पाई, अपने को वार नहीं पाई उस गुटबाजी से जो उसके अंदर घर कर गई है। प्रीतम का गुट, गणेश गोदिया का गुट, हरीश रावत का गुट और तमाम गुट, इतने गुट कि उसकी समझ नहीं आई। और कोई भी ऐसा नेता नहीं था सर्वमान्य हरीश को छोड़कर जो पूरे प्रदेश में स्वीकार्य हो।
लेकिन हरीश रावत पुत्र पुत्री मोह में ये जकड़ गए हैं परिवार के मोह में कि वो केवल उनको टिकट दिलाने की जुगत में लगे रहे और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं निकले। तो ये स्थिति है। उसके बाद देखिए, इसमें लग रहा था कि हो सकता है कि उसको कुछ बल मिले, लेकिन इस लड़ाई ने कांग्रेस को, जो जनता के बीच में स्वीकार्यता कांग्रेस की होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो खो, और जनता कांग्रेस पर विश्वास नहीं कर पाई। और खासकर जो हरीश रावत की उलटवासी थी बेटा बेटी परिवार को लेकर और सीमित जगह प्रचार को लेकर, बाद कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। सीटें ऐसी थी जो अगर पहले से डिसाइड होती तो शायद वो भाजपा की झोली में ना जाती, लेकिन हरीश रावत के लास्ट उलझाए रखने के चक्कर में वो वहां की जनता ने कांग्रेस को छोड़ भाजपा को अपना ज्यादा उचित समझा, और ये सबके सामने है। आज हम 22 के बाद 25 में विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस है, कोई सुधार नहीं हुआ। कांग्रेस आला कमान समय समय पर हिदायत देता रहा है। यहाँ तो पिछली बार को याद होगा कि देवेंद्र रावत इनके वो थे प्रदेश प्रभारी, भाई लोगों ने उनके ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आखिर में कांग्रेस आला कमान को उन्हें हटाना पड़ा, शैलजा को यहाँ लाना पड़ा, और शैलजा की स्थिति यह है कि शैलजा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और दिल्ली से बाहर निकलने को तैयार है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं सूरज भाई हमारे साथ के पुराने पत्रकार हैं, ये बता दें कि शैलजा कितनी बार उत्तराखंड आई। उनका काम दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल जाता है, तो उत्तराखंड आने की जरूरत क्या है? यहाँ के जमीनी हालात को देखने की जरूरत क्या है? तो ये सारी स्थितियां आज भी जैसी की तैसी है। दूसरी तरफ भाजपा के अगर प्रदेश प्रभारी या सह प्रभारी देखे तो वो महीने में कम से कम 2 बार उत्तराखंड आते हैं और मीटिंगों में भाग लेते हैं। यही बारीकियों को तो कांग्रेस को समझना है और इन्हीं बारीकियों से सीखना भी है। जरूर मुझे लगता है सीखना चाहिए अगर कोई बेहतर चीज है, लेकिन कांग्रेस हर बार अलग अलग मंचों पर ये कह देती है कि वो हमारी अपनी पार्टी के अंदर है, लेकिन वो आपकी पार्टी को अंदर से ही कमजोर भी कर रही है। ये समझने की जरूरत कांग्रेस को बहुत ज्यादा है। ठीक है, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक के लिए आप पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के 2027 के दंगल को लेकर। यूकेडी से योगेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। योगेश जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी योगेश जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूकेडी क्या इस बात के समर्थन में है कि एक मजबूत विपक्ष जरूर होना चाहिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए, और कांग्रेस की इन हरकतों को लेकर क्या लग रहा है कि क्या 2027 में कांग्रेस मजबूती से सामना कर, जिस दंगल की तैयारी वो कर रही है, कि असल में उस दंगल में कोई भी दांव मजबूत है उसके पास में? देखिए गरिमा जी, बात यह है कि ये नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, हरीश सिंह रावत जी क्या कर रहे हैं, हरीश सिंह रावत जी क्या कर रहे हैं। और रही बात कांग्रेस में बात करूं, कांग्रेस अपने आप को 2027 में पुनः स्थापित करवाना चाहती है, और जिस नेता में जनने जन्मभूमि स्वर्ग गति गर्गेसी की भावना नहीं आती, जब तक जिन नेताओं विकास नहीं कर सकते उनके अंदर भ्रष्टाचार की भावनाएं उत्पन्न होती रहेंगी। अब अगर मैं बात करूं, ये जो मुद्दा है हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जी को लेके, तो उसमें मैं आता हूं। सबसे पहले मैं आऊंगा हरीश रावत जी पे, फिर आऊंगा मैं हरक सिंह रावत जी पे। तो हरीश रावत जी की मैं बात करूं तो वह एक उत्तराखंड के लोकप्रिय नेता है, और वह चुनाव में जहाँ खड़े हो जाए वहाँ चुनाव को जिता भी सकते हैं, और जिसके साथ खड़ा हो भी जाए तो वहाँ से जीत भी सकते हैं। पर हरक सिंह रावत जी का भी मानना यह है कि 2016 के बाद कांग्रेस को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, और कांग्रेस इससे उभर नहीं पाई जो भी हुआ गरिमा जी। और ये यहाँ इनका विधायकों का दल बदलना, यह सब एक राजनीतिक स्वार्थ था, और जब तक राजनीतिक स्वार्थ हम नेताओं, गरिमा जी मैं ये कहना चाह रहा था, जब तक जननी जन्मभूमि स्वर्गे गति गर्गेसी की भावना किसी नेता में देखने को नहीं मिलती, तब तक विकास नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है, मुद्दा यह है कि किन सपनों को लेके उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, आज सवाल यह बनता है। और रही बात कांग्रेस हो भाजपा हो, जनता तो कांग्रेस से भी नाखुश थी, और आज के समय में भाजपा से भी नाखुश है। भाजपा की कानून व्यवस्था को लेके भी तरह तरह के विरोध प्रदर्शन आज सड़कों पे किए जा रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि रही बात 2016 से लेके आज तक का जो कांग्रेस के नेताओं के दल बदल हुए हैं, कहीं ना कहीं
राजनीतिक स्वार्थ इनमें देखने को मिलता है। और रही बात हरीश सिंह रावत जी की मैं बात करूं तो वह एक लोकप्रिय नेता हैं और उनके अंदर पहाड़ के प्रति भी एक लगाव देखने को मिलता है, पहाड़ियों के प्रति भी लगाव देखने को मिलता है। तो यदि वह दोनों आपस में आके तालमेल के साथ कार्य करें तो यह कांग्रेस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और यह एकता का प्रमाण देंगे। और ये सब लोग हमको एकता का पाठ पढ़ाते हैं और स्वयं ही एक नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, गंभीर चिंता का विषय है। मेरा मानना यह है गरिमा जी। और गरिमा जी, सटे सात्यम समाचार, ये जो भावना का भाव यदि हम किसी भी राज्य में स्थापित करें, वहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म होगा और शांति और खुशहाली आएगी। मैं तो यही कहना चाहूँगा। 2016 से लेके आज तक का कांग्रेस इसलिए भी नहीं उभर पाई क्योंकि भाजपा को अवसर मिला, ने इस अवसर का लाभ उठाया। 2016 से लेके आज तक का कांग्रेस पे प्रहार किए जा रहे हैं और हमारा तो विरोध प्रदर्शन भाजपा के प्रति भी रहेगा, कांग्रेस के प्रति भी रहेगा। जो भी कार्य उत्तराखंड के विरुद्ध रहेगा, ना हम भाजपा विरोधी हैं, ना हम कांग्रेस विरोधी हैं, हम उत्तराखंडी विरोधी हैं। मैं यही कहना चाहूंगा गरिमा जी। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। सूरज सिंह नेगी जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सूरज जी, आपने सबकी बातों को सुन लिया, लेकिन जिस निकल कर आता है वो यही है कि कांग्रेस को अपने बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और हम ये भी आपसे कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि गुटबाजी बीजेपी में नहीं है। हमने कई मौक़ों पर ये देखा है कि सामने कुछ बयानबाजियां भी सामने आती हैं, कुछ नेताओं की गुस्ताखी भी हम कह लें सामने आ जाती है, लेकिन जो एक्शन होता है ना, वो इतना सटीक और सही वक्त पर लिया गया होता है। भले उस वक्त विवाद होता है, भले उस वक्त सुर्खियां बनती हैं, लेकिन बाद में चर्चा को नहीं बचता। जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है। एक के बाद एक नेता लगातार वो हरकतें करते जाते हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उन पर एक्शन कुछ बड़ा नहीं होता। अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस में कोई रोक टोक नहीं है नेताओं पर। देखिए गरिमा, जहां तक अनुशासन की बात है, ये तो हमारे हाईकमान को सोचना है, इस पर तो हाईकमान को निर्णय लेना है। और जहां तक आपने भी ठीक कहा कि हर पार्टी में कहीं न कहीं जो है विरोधाभास होता है, विचारों में कहीं ना कहीं टकराव होता है। अब आप भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने खुलेआम कहा, उन्होंने लोकसभा के अंदर मुद्दा उठाया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, खनन में जो है भ्रष्टाचार है, ये तमाम सारी बातें उन्होंने वहां पर उठाई और जनता ने उसको चीज को देखा। इनके विधायकों ने, माननीय किशोर उपाध्याय जी ने पूर्व विधायक दिनेश धने पर जो है, ये भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हैं कांग्रेस से जाके दोनों लोग, वो उन्होंने उन पर पक्षपात का आरोप लगाया, ठेकेदारी में जो है पक्षपात का आरोप लगाया। इनके रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल ने जो है श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत के साथ में उनका विवाद हुआ, वो भी सब लोगों ने देखा। इनके जो पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता अरविंद पांडे जी, उन्होंने ये आरोप सीधा लगाया कि पार्टी में धंधेबाज जो लोग हैं वो हावी हो गए हैं और ईमानदार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। तो ये है कि कांग्रेस का मामला जो है ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी का जो है मामला हाईलाइट नहीं होता। तो ये भी एक वो है, कांग्रेस के बयानों को ज्यादा हवा दे दी जाती है और भारतीय जनता पार्टी में जो होता है उसको जो है दबाने का काम हो जाता है। तो ये है, नहीं तो कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ अंतर्विरोध, मतभेद हर पार्टी में है। परंतु जहां तक कांग्रेस की बात है कि आपके सुझाव को लेकर समझता हूं कि हमारे हाईकमान को इस पर जो है विचार करना चाहिए। निश्चित तौर पर जो है हमारे नेताओं को भी जो है इस प्रकार की बयानबाजी से जो है बचना चाहिए। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। नवीन प्रशाली साहब का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या 27 के दंगल के लिए बीजेपी खुद को मजबूत और कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष के तौर पर देख रही है? देखिए 2027 भी जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उत्तराखंड की जनता लगातार आशीर्वाद दे रही है, उसे स्पष्ट है कि 2027 भी भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस जरूर चर्चा में आने के लिए कर रही है। अभी सूरज सिंह नेगी जी बोल रहे थे कि कांग्रेस के बयानों को हवा दी जाती है। ये हवा आपको नहीं दी जाती, आप हवा में आने के लिए बयानबाजी ऐसे करते हैं तो इसलिए हवा बनती है, लेकिन इसकी कोई हवा नहीं है। ये हवा निकल चुकी है कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, लगातार प्रदेश हित में काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सत्ता नहीं है। अगर लक्ष्य सत्ता होती तो सफलता नहीं मिलती। लक्ष्य है विकास, लक्ष्य है इस राज्य के जो मुद्दे हैं उनको सुलझाना, और सरकार एक एक करके उन मुद्दों को सुलझा रही है और इस प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए अग्रसर है।
लगातार काम हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की जनता उस चीज को समझ रही है और आप लगातार पिछले जो भी चुनाव है उसको अपने जनता अपनी मुहर लगाकर इस बात को सिद्ध कर रही है कि ठीक हो रहा है और सरकार ठीक से चल रही है। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस अपने विचार से हट चुकी है। जो विचार कांग्रेस का था आजादी से पहले, वो विचार आज कहीं नहीं दिख रहा। आज परिवारवाद हावी हो चुका है और व्यक्ति को बचाने की कोशिश यहां पर हो रही है। और जो मकड़ जाल कांग्रेस के नेताओं ने बना लिया है और कांग्रेस को ढक लिया है, वो कांग्रेस के लिए आफत बन चुकी है। तो इसलिए जो बड़े कद्दावर नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, वो एक दूसरे में छींटाकशी करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपस में एक दूसरे को गिराने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता जो काम कर रहे हैं उसको जनता भी देख रही है। और मुझे लगता है कि उनका अंदरूनी मामला है, वो कुछ भी करें उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उस प्रदेश की जनता को भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उससे अगर किसी को फर्क पड़ेगा तो कांग्रेस को पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस उससे कैसे उभरती है वो कांग्रेस का ही मसला है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी कोई टिप्पणी नहीं है। गरिमा जी ठीक है। थपलाल साहब, आपका कहना हमेशा से ये रहता है कि कुछ के पास रिसोर्सेज ज्यादा रहते हैं, मजबूती के साथ लड़ते, कांग्रेस के साथ भी सब कुछ है, मजबूत पार्टी है, बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा फिलहाल अभी विपक्ष के तौर पर है, लेकिन सर बावजूद इसके मुझे लगता है पीछे होते जा रहे हैं। देखो, संगठन के पास पैसा नहीं है। कांग्रेस जब से भारतीय जनता पार्टी ने बिलो द बेल्ट हिट किया और कांग्रेस का जो बैंक अकाउंट था उसको सीज कर दिया, तो कांग्रेस बिल्कुल नंगी खड़ी है। वो यूकेडी की तरह, जिस तरह से हम लोग जो तीसरे फोर्सेस के अंदर धन का अभाव है, वो धन का अभाव अभी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में भी क्रिएट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं में बेशुमार दौलत के मालिक बन चुके हैं। जिस तरह से ये हर वर्ष में 50% वापस जाता है और पूरी अटैची भर के दिल्ली जा रहा है, वो सब जानते हैं। लेकिन जो स्थिति आज, जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, उसने अपने धन बल के आधार पे ये प्रचार प्रसार खूब कर दिया है कि कांग्रेस मुस्लिम प्रस्त है, कांग्रेस कमजोर है, हमारा तो कोई विकल्प ही नहीं है और हम तो केवल किस तरह से ठीक कभी डेमोग्राफी के रूप में, कभी यूसीसी के रूप में, कभी हिंदू मुसलमान के रूप में हमारी भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करके माफियों के साथ हमारे संसाधनों को कब्जा रही है, वो बखूबी काम कर रही है। इस समय पूरे राज्य में जिस तरह से इन्होंने हमारी जमीनें बेच दी हैं, हमारे एयरपोर्ट, हमारे आप देखो कि केदारनाथ का रोपवे भी इन्होंने अडानी को दे दिया है। लेकिन अभी जनता को पता नहीं है, इनके पापों का घड़ा भर चुका है। और इनकी ताकत देखिए कि अनीता हत्याकांड में वीआईपी नहीं बताया इन्होंने, सीबीआई इंक्वायरी नहीं कराई इन्होंने, उस विधायक को कटघरे में नहीं खड़ा किया जिसने वहां सच खत्म कर दिए। और आज पूरी तौर से नंगी हो गई है हरिद्वार में। मैं समझता हूं अनामिका शर्मा को, जिसका साथ सभी भाजपाई नेताओं के साथ था। देखिए, कोई भी नेता ऐसा नहीं बचा था जिसके बगल में न खड़ी रही वो नेत्री जो वहां की जिला अध्यक्ष भी रही है। और वो नेत्री सच में राज्य मंत्री बन गई होती अगर उसके पति ने ये सारा खोज नहीं किया होता। और उस औरत के माध्यम से, उस कलंकित औरत के माध्यम से आज उत्तराखंड की जनता को मालूम पड़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के इन दरिंदे नेताओं ने इस पहाड़ को थाईलैंड में ढकेल दिया। आज पूरा पहाड़ थाईलैंड की संस्कृति की तरफ जा चुका है। और ये साफ सुथरा एग्जाम्पल हमें हरिद्वार से मिला। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस राज्य में आज विपक्ष मजबूत न होने के कारण इन्होंने विपक्ष को इस तरह से मैनेज कर रखा है। प्रीतम सिंह को मंत्री का आवास दे दिया। हाँ भाई, जिला जो इनका पूरा अध्यक्ष बना हुआ है, किस तरह से वहां जा रहा है वो हम जा रहे हैं, जिसको हम बोल नहीं सकते। हम जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपना विपक्ष मैनेज करके, क्योंकि कॉमन माफिया है, उसने उनको भी मैनेज किया हुआ है, इधर भी मैनेज किया हुआ है और मेरा राज्य लुट रहा है, दोनों हाथों से लुट रहा है। और इस राज्य को बचाने के लिए अब युवा आगे आएंगे और वो युवा इनके जो कारनामे हैं उनको जनता तक पहुंचाएंगे और जनता अब स्वयं लड़ेगी इन दरिंदों से जिन्होंने संसाधनों की खुली लूट कर रखी है। खुली आज जिस तरह से खनन में देखिए आप
कोई नियम कानून इनके नहीं है। शराब के ठेकों में कोई नियम कानून नहीं है, उन्हीं को रिपीट मारते जा रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई? तुम तो ऐसे कर रहे हो कि जिस तरह तुम्हें इस राज्य में कोई देख ही नहीं रहा है। लेकिन जब इन्होंने नौकरियां बेचकर उन लोगों को हताश निराश किया है जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां देकर, जिन महिलाओं ने इस राज्य को लिया, और उनको एक मतलब क्या मिला? उनके युवाओं को नौकरी, उस नौकरी को बेचते हुए खुलेआम नंगे हाथों, नंगे आंखों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि किस तरह इन्होंने नौकरी की। किस तरह आज उत्तराखंड का युवा उपनल में 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए विवश है, और किस तरह से 11 महीने के बाद जो रिन्यू करता है उन लोगों को क्या क्या करना पड़ता है हम जानते हैं। आज उपनल न होता तो इस राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई होती, और उन्हीं के माध्यम से आज ये अपने पूरे सचिवालय को, अपने तंत्र को चला रहे हैं उन लड़कों के माध्यम से जिनको ये शोषण कर 10,000 15,000 में। इन लोगों ने हमारी वो नौकरी भी खा दी है जो हमारी परंपरागत नौकरी होती थी, फौज की नौकरी। इन्होंने जो ये अग्निवीर बना के 4 साली फौजी कर रखे हैं, उन्होंने उत्तराखंड की जनता के पेट में छुरा भोंका है। इन लोगों ने हमारी परिसंपत्तियों को उत्तर प्रदेश के हवाले किया हुआ है। इन लोगों ने वो विधेयक हमें दिया जिस विधेयक में राजधानी तक, आज 25 सालों में इनको ये नजर नहीं आ रहा कि इस राज्य की कोई स्थायी राजधानी नहीं है। ऐसे लोग हमारे भाग्य विधाता बने हैं जिनको जनता हरा देती है, और ये लोग उनको जिताकर हमारे सिर पे हमारा भाग्य विधाता बना देते हैं। ऐसे बौने नेताओं के अब उत्तराखंड की जनता एक सहेगी, इनको दौड़ाएगी, आप देखते रहना। ठीक है सर, लेकिन जनता जवाब उस लिहाज से देती नहीं। आप जो बातें कह रहे हैं, जनता के जवाब में कुछ और निकल कर आ जाता है। यही तो समस्या है, क्यों आ जाता है आखिर? 22 से पहले भी ऐसे ही बोल रहे थे। हाँ, वही जनता जवाब पलट क्यों जाता है? भाई जनता ने ही तो बीजेपी को बिठाया, ये भी अपने आप में एक बात है। हम मान लेते हैं उनसे शिकायतें होंगी अलग अलग मौकों पे, हमने भी चर्चा की जब शिकायतें बीजेपी से लोगों को हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे तो जीत उनकी अलग अलग चुनावों में, अगर जब से ये आए फिलहाल तब से पिछले कुछ सालों से हम कह लें, तो वो नतीजे क्यों आते हैं, ये भी एक चर्चा का विषय जरूर होना चाहिए। अरुण जी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि देखिए, थपलियाल जी बार बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड की जो देवतुल्य जनता है वो बेवकूफ है, और मैं बार बार इस चीज को कहता हूं। हम ये भी मानते हैं कि कोई किसी के भ्रम में आ सकता है, कभी कोई किसी बहकावे में आ सकता है, लेकिन वो एक बार, हर बार नहीं आता। गरिमा देखिए, ये 22 के पहले भी ऐसे ही बोल रहे थे, ये जो नगर निकाय चुनाव है उससे पहले भी ऐसे ही बोल रहे थे। आखिर आप देखिए, अब वो कोई बलबूता हो, कोई चीज हो, लेकिन आखिर जनता ने उन्हें बैठाया तो है। अब आप जनता को कितना बेवकूफ साबित करेंगे भाई? आप नेता है ना, आप भी एक पार्टी के नेता है, आप भी वेश बदल के कभी स्वाभिमान पार्टी से आ जाते हैं, कभी यूकेडी से आ जाते हैं। यही समझ नहीं आता कि आप यूकेडी के हैं। देखो, मैं राजनेता हूँ, मैं पत्रकार नहीं हूँ। ठीक है अरुण जी, नहीं अरुण जी, मुझे लगता है इंडिविजुअल चर्चा नहीं करते। हाँ थपलियाल साहब मैं रोकती एक एक करके। थपलियाल साहब आप शांत हो जाइए। थपलियाल साहब आप बोल चुके हैं, मैं रोक रही हूँ उनको, लेकिन आप बोल चुके हैं। सर मैं दोबारा से आऊँ तो आप बोलिएगा। अरुण जी थोड़ा व्यक्तिगत चीजों को छोड़ देते हैं, चर्चा पे आ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप दो मुंह काम नहीं कर सकते ना। आप मुझे तो भाजपा का प्रवक्ता बता दें, कोई बात नहीं, मैं जो हूँ वो हूँ, ये सारे लोग जानते हैं, मेरे साथी जानते हैं, मेरी बिरादरी जानती है। मुझे कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए। दूसरी चीज, लेकिन आप तो स्क्रीन में कभी यूकेडी के, कभी स्वाभिमान मोर्चे के हो जाते हैं, तो आप मौका क्या तलाश रहे हैं? यूकेडी का भाई हमारे साथ दूसरा भी बैठा है, उसे भी मौका दीजिए। लेकिन सर अरुण जी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी चाहे कोई भी प्रवक्ता किस तरीके से दल बदलते हैं, वो तो बहुत 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 नॉर्मल बात है। स्वाभिमान मोर्चा दल बना ही नहीं है, ऐसा पत्रकार जो खाम में बोल रहा है। ठीक है थपलियाल साहब आप शांत हो जाइए। थपलियाल साहब आप शांत हो जाइए। थपलियाल साहब और अरुण जी प्लीज। अरुण जी आप समझदार हैं।
अरुण जी, हाँ ठीक है, थपलियाल साहब प्लीज आप भी शांत रहिए, मैं लौटती हूँ। अरुण जी मैं समझती हूँ आपकी बात को, प्लीज अरुण जी, बात यह कि देखिए प्रवक्ता दल बदल सकते हैं, ये हमने देखा, प्रवक्ता क्या नेता दल बदल देते हैं, तो प्रवक्ता तो फिर भी प्रवक्ता हैं, तो वो बहुत आम बात है, उस पर किसी को भी टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम चर्चा इस बात पर भी नहीं कर रहे हैं कि कौन किस, हमारी चर्चा है कांग्रेस को लेकर या इन बयानों को लेकर। तो आपको लग रहा है कि मजबूत होगी? मैं अगर सवाल पर आऊं अरुण जी। अरुण जी की आवाज नहीं मिल रही सर, अनम्यूट कीजिए अरुण जी, पहले अनम्यूट कीजिए सर, आप म्यूट हो गए प्लीज। सॉरी, हाँ ठीक है मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस को पहले जनता के बीच में अपने आप में ये विश्वास दिलाना होगा कि उनके सारे नेतागण एक है और एक होकर जनता के मोर्चे पर जाएंगे। दिक्कत एक है कि जनता को ये विश्वास नहीं दिला पाते कि ये एक है और एक साथ भविष्य में भी काम करते रहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों हमने कांग्रेस के अंदर जितनी टूटन देखी है किसी और पार्टी के अंदर देखी है, ये सबके सामने है, मैं अलग से नहीं बोल रहा हूँ, सबके सामने। ठीक है तमाम है वो कांग्रेस से बैठे हुए हैं, बीजेपी के अंदर जो है वो कांग्रेस के बैठे। खफियाल जी सही कह रहे थे कि मंत्री कांग्रेस के हैं, केवल यहाँ नहीं है केंद्र में भी है, कांग्रेस के लोग वहाँ मंत्री बने हुए हैं, यहाँ भी बने हुए हैं। पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, दायित्व मिल गए कईयों को, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन ये कांग्रेस की कमजोरी की वजह से है कि कांग्रेस ने अपने लोगों को संभाल के नहीं रखा। ठीक है, देखिए कांग्रेस की इस कमजोरी को, ऐसा ये कमजोरी आज से शुरू हुई, कांग्रेस की कमजोरी साल दर साल कम भी नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसको सबसे पहले तो इस पर काम करना चाहिए ताकि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आने वाले चुनावों में कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ में सत्ता पक्ष के सामने खड़ी हो सके। बहुत शुक्रिया मेहमानों का हमारे चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कांग्रेस के लगातार हुए बयानों को लेकर या फिर कह लें कि गुटबाजियों को लेकर दर साल बढ़ती जा रही है और कांग्रेस को कमजोर करती जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।